Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fourth lecture of wave optics. तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म्स और उसके बाद देखेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म से। द कलर्स ऑन अ सनलिट सोप बबल और एन ऑयल स्लिक are caused by the interference of light waves, है ना, interference of light waves reflected from the front and back surfaces of a thin transparent film। तो देखिए आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस तरीके के कलर्ड नेचर को देखा होगा एक सोप बबल के, है ना। आपने देखा हो कि अलग अलग जगह अलग अलग कलर आपको दिखाई देता है ना जब सनलाइट इस पर फॉल करती है। तो उसका रीजन एक्चुअली क्या है वही हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग इस बबल को देख पा रहे हैं ना, हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक छोटा सा आप एलिमेंट लीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, तो ये जो एलिमेंट है इसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना, इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी ये होता है कि हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि इसके पास दो अलग अलग सरफेस है, एक जो कि बाहर की तरफ है और एक जो कि अंदर की तरफ है ना। और इस पतले से थिकनेस में भी क्या होता है, वो जो सोप सॉल्यूशन है वो ट्रैप्ड होता है, राइट। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग लेयर्स है। तो इन दोनों लेयर से जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और उन दोनों वेव्स का क्या होता है, इंटरफेरेंस, और इस वजह से हमारे को अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग और डेप्थ में भी पढ़ने वाले हैं। द थिकनेस ऑफ द सोप और ऑयल फिल्म इज टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इन्वॉल्व, है ना। बहुत कम थिकनेस होता है इनका, ऑलमोस्ट नियर टू द विजिबल लाइट की वेवलेंथ के। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो कम थिकनेस होता है ना वो एक्चुअली हेल्प करता है यहाँ पर इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि देखिए क्या लिखा है, ग्रेटर थिकनेस स्पॉइल द कोहेरेंस ऑफ द लाइट नीडेड टू प्रोड्यूस द कलर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस, है ना। हम लोग क्या चाहेंगे कि जो लाइट है ना, उसमें कोहेरेंस जरूर हो, है ना, जो लाइट सोर्सेज उसमें कोहेरेंस हो, लेकिन ज्यादा थिकनेस होने पर ना वहां पर फिर वो डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, ठीक है, जिस वजह से कोहेरेंस नहीं हो पाता है और इंटरफेरेंस जो है वो संभव नहीं होता है। तो चलिए बच्चों अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं ना। कंसिडर अ थिन फिल्म मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ प्लेन पैरेलल फेसेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, है ना। यहाँ पर एक हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब जैसी चीज मान सकते हैं, लेकिन उस रेक्टेंगुलर स्लैब की थिकनेस हमें कैसी लेनी है बच्चों, बहुत बहुत कम लेनी है ना, जो कि d यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। Suppose a parallel beam of light is incident on the film at an angle I as shown in the figure। और ये रहा बच्चों यहाँ पर डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर मैंने दिखाया कि किस तरीके से एक रेक्टेंगुलर स्लैब को आप एज्यूम कर सकते हैं जिसकी थिकनेस कैसी है, बहुत कम, है ना। इसी को थिन फिल्म कहा गया है। अब इस पे एंगल I पर जो है एक रे जो है वो इंसिडेंट होती हुई दिखाई गई है, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या कहा गया है, द वेव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एट द अपर सरफेस, वन इज रिफ्लेक्टेड एंड द अदर इज रिफ्रैक्टेड, है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रे पहले गई, इस ए पॉइंट पर वो स्ट्राइक करी, कुछ पोर्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लाइट का क्या हो रहा है, डिविजन हो रहा है ना। द रिफ्रैक्टेड पार्ट विच एंटर्स द फिल्म अगेन गेट्स डिवाइडेड एट द लोअर सरफेस इनटू टू पार्ट्स। आइए देखते हैं, अब ये जो रे है ना, ए से जो गई बी पर उसने हिट करा, अब फिर से कुछ पोर्शन क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। तो वही यहाँ पर मेंशन्ड है, वन इज ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द फिल्म, है ना। रिफ्रैक्टेड जो पार्ट रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो ट्रांसमिट हो रहा है ना, ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द फिल्म, एंड द अदर इज रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। और इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस टेक प्लेस एंड अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स एज वेल एज ट्रांसमिटेड वेव्स आर सेंट बाय द फिल्म। द फिल्म में बी व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। जनरली क्या होता है बच्चों कि ऐसी फिल्म आपको मिलती है, कहाँ पर मिलती है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर बॉडी है ना, वाटर बॉडी है, उसमें आपने थोड़ा ऑयल गिरा दिया ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि वहां पर एक ऑयल की आपको क्या मिलेगी, एक फिल्म मिलेगी ऑयल की, और वो आप अगर सनलाइट में देखते हैं तो आपको कलर्ड दिखाई देता होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ज्यादा यूजुअल केस कौन सा है कि रे आती है और फिर इधर कुछ कुछ होता है, फिर वो आपकी आंखों में जब आती है ना, तो आपको कलर्ड दिखाई देता है वो ऑयल की लेयर, है ना। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि द फिल्म में बी व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट
जो कि ज्यादा यूजुअल केस है ना, और बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। वी शैल डिस्कस द ट्रांसमिटेड लाइट फर्स्ट, है ना। पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? हम लोग चर्चा करने वाले हैं ट्रांसमिटेड लाइट के ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, और इस वजह से जो है हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, ढेर सारी ट्रांसमिटेड लाइट्स मिल रही है, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की मदद से क्या करवा रहे हैं, इनको हम लोग कन्वर्ज करा रहे हैं, है ना। अब बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इन फिगर वी हैव कलेक्टेड द पैरेलल रेज ट्रांसमिटेड बाय द फिल्म बाय अ कन्वर्जिंग लेंस एट अ पॉइंट P, है ना। ये P पॉइंट देखिए कहां पर है, ये रहा P पॉइंट, है ना। यहां पर हम लोगों ने क्या करा, इन रेज को कन्वर्ज करा है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांसमिटेड वेव्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेव्स, है ना। एम्पलीट्यूड जो है वो अलग अलग वेव्स का अलग अलग है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज मोर रिफ्लेक्शंस आर इन्वॉल्व। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक रे है BP, एक है DP और एक है FP। ऑब्वियस है ना कि अगर लाइट का यहाँ पर एक पार्ट हुआ था, है ना, फिर यहाँ पर एक और पार्ट हुआ, फिर यहाँ पर एक और पार्ट हुआ, तो ऑब्वियस है कि इसमें और इसमें फर्क तो रहेगा, है ना। इंटेंसिटी में फर्क आएगा, क्योंकि वही लाइट जो है उसका कुछ पोर्शन इधर चला गया था, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये समझ रहे हैं कि BP और DP में, है ना, इंटेंसिटी का फर्क आएगा, और इंटेंसिटी का फर्क आने का मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड का फर्क आएगा, राइट। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि द वेव्स, है ना, द वेव्स BP, DP, FP एटसेट्रा इंटरफेयर एट P टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, राइट। और हम लोगों को ये भी मेंशन था कि यहाँ पर इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज मोर रिफ्लेक्शंस आर इन्वॉल्व, है ना। अलग अलग का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। BP का सबसे ज्यादा, फिर DP का, फिर FP का, एंड सो ऑन। अब बच्चों अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि लेट अस कंसीडर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स BP एंड DP। हम लोग किसको सिलेक्ट करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करने वाले हैं BP और DP को, है ना। इन दोनों वेव्स को फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। द टू वेव्स मूव्ड टुगेदर एंड हेंस रिमेन्ड इन फेज अप टू B वेयर स्प्लिटिंग अकर्ड, है ना। ये जो B पॉइंट है यहाँ तक तो दोनों साथ में थे, अब यहां से बंटवारा हो गया, एक सीधा निकल लिया और एक फिर इधर जाकर के इधर टकरा करके फिर आया, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर द टू वेव्स इनिशियली तो ये लोग साथ चले, है ना। अब क्या हुआ, अब इसके बाद स्प्लिटिंग हुई, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि स्प्लिटिंग अकर्ड एंड वन वेव फॉलोड द पाथ BP एंड द अदर BCDP, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर BCDP, इस तरीके से इसने एक लंबा सा रास्ता फॉलो किया, ठीक है। लेट अस डिस्कस द स्पेशल केस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। अगर मैं आपको नॉर्मल इंसिडेंस का केस समझा दूंगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप कोई भी दूसरा केस इजीली कर पाएंगे खुद से। लेट अस डिस्कस द स्पेशल केस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज 0, है ना। I जो है वो ऑलमोस्ट हम लोग 0 ले रहे हैं। देन द पॉइंट्स B एंड D कोइंसाइड, है ना। इट इज क्वाइट ऑब्वियस बच्चों कि ये जो B पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ये कहाँ पर आ जाएंगे, एक ही जगह पर आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या होगा, अब B से एक रे सीधी ऐसी जाएगी, फिर टकरा करके आएगी, है ना। अब जो ये BC और CD, ये दोनों लाइंस जो है अभी भी एग्जिस्ट करेंगी, पर बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि देन द पॉइंट्स B एंड D कोइंसाइड, द पाथ BP इक्वल्स DP एंड द ओनली एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव अलोंग DP इज BC प्लस CD विच इज इक्वल टू 2D। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो BP है और उसके अलावा जो दूसरी रे जो इधर से BCDP होते हुए गई है, तो इन दोनों में रास्ते का कितना फर्क आया, 2D का फर्क आया ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि D जाने में, D आने में, यही तो एक्स्ट्रा रास्ता इसने कवर करा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो B से रे जा रही है P पे डायरेक्टली, है ना, और जो टकरा करके जा रही है उसमें फर्क कितने का आ रहा है, 2D का आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवर्स हुआ है ना, ये मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में हुआ। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ज्योमेट्रिकल पाथ से हमें कोई खास मतलब नहीं होता है, हमें तो मतलब होता है ऑप्टिकल पाथ से। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का आ जाएगा, नॉट 2D, वो आ जाएगा 2 टाइम्स म्यू डी, है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 म्यू डी। और बच्चों हमें भली भांति पता है कि अगर पाथ डिफरेंस 2 म्यू डी है तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 म्यू डी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया, राइट। इसी तरीके से बच्चों हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस आया ना,
यही फेज डिफरेंस क्या होगा, डीपी और एफपी के बीच में भी होगा, है ना। यहाँ पर डीपी और एफपी क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डीपी और ये रहा एफपी। तो इनके बीच में भी जो पाथ डिफरेंस है वो इतने का ही आएगा। और सिर्फ इन दोनों के बीच में ही क्यों, आगे ऐसे जितनी भी रेज होंगी है ना, हर कॉन्जिक्यूटिव के लिए है ना जो पाथ डिफरेंस आएगा वो इतने का ही आएगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर बच्चों मेंशन्ड है कि दिस इज ऑल्सो द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स डीपी एंड एफपी, और in fact between any consecutively transmitted waves, है ना। सेम पाथ डिफरेंस और सेम फेज डिफरेंस दोनों ही रहेगा ना। all these waves are in phase if delta is equal to 2n pi, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2n पाई होनी चाहिए। और इस वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है उसको n लैम्डा जैसा होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो n है वो क्या है, इंटीजर है ना। तो 2 mu d should be equal to n lambda and delta is equal to 2n pi होना चाहिए। तो वही यहाँ लिखा है कि if this condition is satisfied, constructive interference takes place and the film is seen illuminated, है ना। On the other hand, अगर ऐसा ना हुआ, एक और फिनोमेना क्या हो सकता है, n plus half lambda वाला। तो 2 mu d is equal to अगर n plus half lambda आ जाए, है ना, या फिर डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाए, डेल्टा इक्वल टू 2n plus 1 pi, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। The consecutive waves are out of phase. The waves cancel each other. ध्यान दीजिएगा बच्चों, the waves cancel each other although complete cancellation does not take place, है ना। पूरी तरीके से cancellation यहाँ पर नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ना। तो बिकॉज द इंटरफेरिंग वेव्स डू नॉट हैव इक्वल एम्पलीट्यूड, है ना। तो इक्वल एम्पलीट्यूड नहीं होने की वजह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी इल्यूमिनेशन जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, काफी कम होता है, ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, है ना, ऐसे रेज की जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, जैसे कि AP डैश, CP डैश, EP डैश, है ना। तो नेक्स्ट लेट अस कंसीडर द केस व्हेन द फिल्म इज व्यूड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट कंसिस्ट्स ऑफ द वेव्स फ्रॉम A, C, E etc. which may be brought to a focus at point P dash by a converging lens। देखिए बच्चों एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करा दूं, कन्वर्जिंग लेंस की वजह से ये जो फेज है उसमें कोई एडिशनल चेंज नहीं आता है ना। ये हम लोगों ने देख रखा है जब मैंने वेवफ्रंट बना करके आपको दिखाया था, है ना। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से कोई भी फेज में चेंज नहीं आता है ना। अगर मैं यहाँ पर वेवफ्रंट बनाऊं तो किस तरीके का बनाऊंगा, कुछ इस तरीके का वेवफ्रंट बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेज है वो अभी भी क्या रहेंगी, फेज में रहेंगी, है ना। तो द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिवली रिफ्लेक्टेड वेव्स रीचिंग एट P डैश इज अगेन 2 mu d, है ना। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना है, वो 2D का है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 mu d का आ जाएगा, है ना। और वो कब आएगा, जब हम लोग I की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो पिछले केस से ये केस काफी सिमिलर है। लेकिन बच्चों इस केस में ना एक छोटा सा फर्क भी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, एक ऐसी चीज के थ्रू जो हम लोगों ने ऑलरेडी वेव चैप्टर में पढ़ रखी है। आपको ध्यान होगा बच्चों, जब डेंसर स्ट्रिंग से, है ना, वेव जा रही होती थी लाइटर स्ट्रिंग की तरफ, है ना, तो क्या होता था, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, वो फेज में रहती थी, है ना। लेकिन जब एक लाइटर स्ट्रिंग से, एक लेस डेंस स्ट्रिंग से वेव जा रही होती थी एक मोर डेंस स्ट्रिंग की तरफ, है ना, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव होती थी वो क्या होती थी, वो इन्वर्ट हो जाती थी, है ना। तो यहां पर एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई का होता था। तो ये कब होता है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ वेव जा रही होती है, तो इस इंटरफेस पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई का आता है। याद आ रहा होगा आपको। तो एक्चुअली ऐसा ही एक फिनोमिनन यहां पर भी होगा। तो बच्चों जो बात मैंने आपको बताई अभी उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ना। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ना, और यहाँ पर ऑसिलेटर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देख पा रहे हैं एक बहुत ही हल्की, है ना, एकदम आप मासलेस इसको एक रिंग मान लीजिए जो कि सिर्फ क्या कर सकती है, अप डाउन वाला मोशन कर सकती है, ठीक है। ये मासलेस रिंग है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो थ्रेड है ना, ये जो रस्सी है, इसमें जब वेव जाएगी तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा मीडियम है, जो रिंग है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब वेव जो है ना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है
तब जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है वो क्या होती है, वो अपना फेज मेंटेन रखती है ना, वो सडन फेज चेंज ऑफ पाई उसमें नहीं आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी अभी देखेंगे कि अगर है ना ये जो वेव जो अब वापस आ रही है, वो जब वापस इस ऑसिलेटर पे टकराएगी जो यहाँ पर बिल्कुल स्टेशनरी है, जो बिल्कुल एक सख्त मीडियम की तरह है ना, एक रिजिड मीडियम की तरह, एक फिक्स्ड मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब इससे टकराएगी तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये वेव जो है वो पलट जाएगी एंड देयर विल बी अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई। तो आइए करके देखते हैं ना। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर एक वेव पल्स भेजा है ना, अब देखिए वेव पल्स जो है किस तरीके से जा रहा है, सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ ऊपर उठ रहे हैं ना। अब देखिए ये देखिए रिंग ऊपर गई और अब देखिए वेव जो है वो पलटी नहीं है ना, मतलब कि देयर इज नॉट अ डिफरेंस इन फेज। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए जो पहले क्या था, जो पहले माउंटेन था अब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक वैली की तरह है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए जो वैली गई वो वैली बन के ही वापस अब लौट रही है ना। तो जब ये फिक्स्ड एंड से टकरा रही है जो कि अभी टकराने वाली, ये देखिएगा तो क्या हो रहा है, जो वैली है वो माउंटेन बन जा रहा है, मतलब देयर इज अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई। लेकिन जब ये इस मासलेस रिंग से टकरा रही है ना, तो देखिए क्या हो रहा है, तो माउंटेन अपने माउंटेन वाले पोजीशन को मेंटेन करके ही वापस लौट रहा है, ठीक है ये बात। अब देखिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि अगर यहां पर भी फिक्स्ड एंड होता तो क्या होता, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों जगह से क्या होगी, वेव पलटेगी है ना, देयर विल बी अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई दोनों ही जगहों पर। आइए करके देखते हैं, ये रहा स्टार्ट है ना। अब देखिए मैंने वेव यहाँ पर बनाई, अब ये वेव जा रही है ना, ये एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। पार्टिकल्स तो वही है, पार्टिकल्स तो सिर्फ ऊपर जाकर के फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। देखिए पलटी है ना, ये देखिए वापस से पलट गई है। अब देखिए ये जो वैली है ये वापस से पलट के माउंटेन बन जाएगी, देखिएगा ये देखिए माउंटेन बन गया ना। अब ये माउंटेन जो इधर जाएगा, फिर जब ये वापस से फिक्स्ड एंड पे टकराएगा तो फिर क्या होगा, अभी देखते हैं। ये माउंटेन बना वैली है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई जब भी ये फिक्स्ड एंड से टकराती है। फिक्स्ड एंड का मतलब क्या हो गया, जब भी अब जो ये रस्सी है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, रेयरर मीडियम की तरह। तो रेयरर से जब भी डेंसर मीडियम की तरफ वेव जाती है तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर क्या आता है, सडन फेज चेंज ऑफ पाई आता है, ठीक है ना। तो बच्चों एक तीसरा केस भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर है ना देयर इज नो चेंज इन द मीडियम है ना, कोई मीडियम में चेंज ही नहीं है, तो देयर शुड नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने वेव एक यहाँ पर स्टार्ट करवाई, अब ये वेव आगे जा रही है जा रही है जा रही है और देखिएगा ये खिड़की से बाहर निकल जाएगी ना, क्योंकि कोई मीडियम में चेंज तो आया नहीं। तो देखिए ये वेव में कुछ भी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन कब आता है, जब देयर इज अ सडन चेंज इन मीडियम है ना। तो बच्चों अब हम लोग इस बात को समझने के हालात में हैं कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में रे एंटर करना चाह रही थी तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड वेव थी उसमें क्या आ जाएगा, सडन फेज चेंज ऑफ पाई का आ जाएगा, ठीक है, मतलब वेव पलट जाएगी एक तरीके से। लेकिन एक और रिफ्लेक्शन बच्चों हो रहा है बी पॉइंट पर है ना, लेकिन इस रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होगा, यहां पर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर के केस में हम लोग जानते हैं कि वेव में सडन फेज चेंज ऑफ पाई नहीं आता है। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी सडन फेज चेंज नहीं आएगा ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन देयर वोंट बी अ सडन फेज चेंज। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले जो पी पॉइंट पर हो रहा था, पी डैश पॉइंट पर भी देखने में वैसा ही हो रहा है, पर ये जो वेव है ना, जो पहली वेव जो यहाँ पर टकरा करके गई है उसमें फर्क आ गया, वो बिल्कुल पलट चुकी है, उसमें पाई का एक सडन फेज चेंज आ चुका है। तो अगर है ना, अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाई का फेज चेंज आ चुका है तो जो जो कंडीशंस अभी हम लोगों ने हासिल करी थी पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो अब पलट जाएंगी है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सडन फेज चेंज ऑफ पाई का आ चुका है। तो देखिए बच्चों वही बातें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि सेम इज ट्रू फॉर लाइट वेव्स है ना, जो अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग वेव में देखा वो लाइट वेव के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। द मीडियम विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ फिल्म। तो क्या होता है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेयरर से डेंसर मीडियम में है ना लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव के साथ क्या होगा, इट विल सफर अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई है ना, रेयरर टू डेंसर। तो ऑब्वियस है कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो सडन फेज चेंज ऑफ पाई अकर होगा उसमें। द नेक्स्ट वेव विथ विच इट इंटरफेयर्स सफर्स नो सच सडन फेज चेंज है ना, वो हम लोगों ने अभी अभी देखा था। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो एपी डैश है ना, एपी डैश जो है वो जब सीपी डैश से इंटरफेयर करेगी तो सीपी डैश के साथ तो ऐसा कोई भी रिफ्लेक्शन इस तरीके का नहीं हुआ था सच दैट कि वहां पर सडन फेज चेंज ऑफ पाई का है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सीपी डैश है
ये कहाँ से आया, तो पहले इधर से लाइट रे इधर आई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, जरूर हुआ रिफ्लेक्शन, लेकिन किस तरीके से हुआ, डेंसर से रेयर जाते वक्त, है ना। तो वहां पर ऑब्वियस है कि वो जो फेज है वो मेंटेन्ड रहेगा, है ना। तो जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि एपी डैश और सीपी डैश, इन दोनों वेव्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है कि एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई जो है वो एपी डैश में आया, ना कि सीपी डैश में, ठीक है। तो वही यहाँ पर मेंशन्ड है। तो द नेक्स्ट वेव विथ विच इट इंटरफेयर्स सफर्स नो सच सडन फेज चेंज, है ना। इफ टू म्यू डी इज इक्वल टू लैम्डा और इट्स इंटीग्रल मल्टीपल, द सेकेंड वेव इज आउट ऑफ फेज विद द फर्स्ट बिकॉज द फर्स्ट हैज सफर्ड अ सडन चेंज ऑफ पाई, है ना। तो इस बार कहानी बिल्कुल पलट जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, सो द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इल्यूमिनेशन इन रिफ्लेक्शन शुड बी ऑपोजिट टू दैट इन ट्रांसमिशन, है ना। तो इस बार 2 म्यू डी बराबर अगर n लैम्डा होगा तो इस बार मिनिमम इल्यूमिनेशन होगा, है ना। और 2 म्यू डी अगर n प्लस हाफ लैम्डा हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग सिंगल कलर थिन फिल्म इंटरफेरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं ना। तो सिंगल कलर, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, इस बार हम लोग मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेने वाले हैं, ठीक है ना। और जैसा कि डायग्राम में दे रखा है कि सोडियम आर्क लैम्प का यूज हो रहा है, मतलब जो येलो लाइट है ना, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग यूज करने वाले इस बार ग्लास प्लेट्स का, दो ग्लास प्लेट है एंड वी हैव अ थिन फिल्म ऑफ एयर बिटवीन दीज ग्लास प्लेट्स, है ना। तो ये करने के लिए क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, ये देखते हैं। अ वेरी थिन पीस ऑफ पेपर, है ना, इसकी मदद से ही हम लोग वो एयर गैप क्रिएट करवा पा रहे हैं। अ वेरी थिन पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स एट वन एज। दिस लीव्स अ वेरी थिन वेज शेप्ड फिल्म ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स। और अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि लाइट जो है ना, उसका रिफ्लेक्शन होगा। कहां से रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन तो होगा पहले वाले ग्लास प्लेट के बॉटम सरफेस से, और फिर वहां से कुछ लाइट ट्रांसमिट भी करेगी जो फिर से रिफ्लेक्ट करेगी कहां से, जब दूसरी वाली ग्लास प्लेट के टॉप सरफेस को हिट करेगी। तो इन दोनों रेज का इंटरफेरेंस जो है हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो वही यहां लिखा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू प्लेट्स ऑफ ग्लास विथ एन एयर वेज बिटवीन देम। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है कि इफ द सर्फेसेस ऑफ द ग्लास प्लेट्स आर परफेक्टली फ्लैट, है ना, तब जो बैंड्स आते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ना। बहुत ही प्यारे यहाँ पर बैंड्स क्रिएट होते हैं ना, फ्रिंजेस क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर सरफेस जो है वो परफेक्टली फ्लैट नहीं है ना, तो जो बैंड्स हैं वो देखिए किस तरीके से डिस्टॉर्टेड है ना। तो यहाँ पर हमारे को ये जो प्रॉपर बैंड्स फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर फ्रिंजेस दिखाई नहीं दे रहे, वो थोड़े डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहे हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रोवाइड्स एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव मेथड फॉर टेस्टिंग द फ्लैटनेस ऑफ सर्फेसेस, है ना। तो ये जो मेथड है इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, टू टेस्ट द फ्लैटनेस ऑफ सर्फेसेस। सर्फेसेस दैट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फ्रिंजेस आर सेड टू बी ऑप्टिकली फ्लैट। और ऑप्टिकली फ्लैट होने का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द सर्फेस इरेगुलरिटीज आर स्मॉल रिलेटिव टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने इस मेथड के थ्रू सीखी वो ये है कि जहां पर, है ना, जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिस एंगल पर हम जब देख रहे हैं इसे, तो वहां पर हमें बिल्कुल डार्कनेस दिखाई दे रहा है, और जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वहां पर हमें काफी ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे रही है। इस वजह से यहाँ पर बैंड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने केस देखा किसके लिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट के केस के लिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों, अब हमें एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है कि क्यों, है ना, क्यों जब व्हाइट लाइट फॉल करती है ऑयल के फिल्म पर या फिर सोप बबल पर, तो वो हमारे को कलर्ड दिखता है ना। तो इंटरफेरेंस कलर्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिन फिल्म्स। We have all noticed the beautiful spectrum of colors reflected from a soap bubble or from gasoline on a wet street, है ना। तो उन केसेस में क्या होता है, these colors are produced by the interference of light waves, है ना, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। This phenomenon is often called iridescence and is observed in thin transparent films. तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इस तरीके का कलर्ड फिनोमेना आपको कई बार दिखा होगा, है ना। अगर मान लीजिए सड़क पे पानी गिरा हो, उसके ऊपर किसी ने गलती से कुछ ऑयल गिरा दिया हो, तो वहां पर भी आपको जब धूप खिली रहती है तो उस समय आपको ऐसा अपीयरेंस जरूर दिखता होगा ना।
A soap bubble appears iridescent in white light when the thickness of the soap film is about the same as the wavelength of light, है ना, एक पतले फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं। Light waves reflected from the outer and inner surfaces of the film travel different distances, है ना, उनकी ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों ही अलग अलग होते हैं। When illuminated by white light, the film may be just the right thickness at one place to cause the destructive interference ऑफ लेट अस से येलो लाइट, है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल पे जब हम लोग देख रहे हैं तो उस तरीके से क्या हो सकता है कि हो सकता है फॉर एग्जांपल कि येलो लाइट का क्या हो रहा हो, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस को तो समझना बहुत आसान है कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर वो कलर प्राइमरीली हमारे को दिखाई दे रहा होगा ना, ज्यादातर मतलब कि जो कलर हमारे को अपीयर हो रहा होगा वो मेजरली जो जिसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा उसका डोमिनेंस उसमें ज्यादा होगा। लेकिन जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा मान लीजिए येलो का, तो वहां पर क्या दिखेगा ये सोचना बड़ा मजेदार है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि जहां पर येलो का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो वहां पर क्या होता है व्हाइट लाइट में से येलो लाइट सब्ट्रैक्ट हो जाती है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो वही यहां लिखा है व्हेन येलो लाइट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाइट लाइट द मिक्सचर लेफ्ट विल अपीयर एज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो विच इज ब्लू, है ना। तो अलग अलग लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग अलग होता है ना, कि व्हाइट लाइट में से ये लाइट गायब कर देंगे तो जो बचेगा वो जैसे यहाँ पर ब्लू होता है ना। एट अनदर प्लेस वेयर द फिल्म इज थिनर अ डिफरेंट कलर में बी कैंसल्ड बाय इंटरफेरेंस एंड द लाइट सीन विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि जहां पर किसी का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर हमें उस कलर का क्या दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल है फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फिल्म विच विल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म कितना दे रखा है 1.25। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग देख रहे हैं ना, अगर रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे हैं और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि किसका रिफ्लेक्शन सबसे स्ट्रांग हो, तो ऑब्वियस है कि हम लोग इस बार कंडीशन क्या लगाएंगे, हम लोग कंडीशन इस बार ये लगाएंगे कि n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, है ना, ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए ना। तो 2 म्यू डी शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमें मिनिमम थिकनेस चाहिए, है ना, तो अगर हमारे को यहाँ पर d को मिनिमाइज करना है तो एक ही तरीका है कि n को क्या करना होगा, n को यहाँ पर जितना कम कर सकते हैं कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग मिनिमम कितनी रख सकते हैं, n की वैल्यू हम लोग मिनिमम रख सकते हैं 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2 म्यू डी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब, d शुड बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू। अब लैम्डा कितना दे रखा है 589 नैनोमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 इंटू 1.25 से, ठीक है ना। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से d देखिए कितना आ जाएगा 1.25, है ना। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाता है 5, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 589 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है ना। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 118 नैनोमीटर, ठीक है। तो डी हमारा कितना आ गया 118 नैनोमीटर और यही हमारा फाइनल आंसर भी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है अ नैरो स्लिट S transmitting light of wavelength lambda is placed a distance d small d above a large plane mirror as shown. The light coming directly from the slit and that coming after the reflection interfere at a screen sigma placed at a distance capital D, ठीक है, from the slit. What will be the intensity at a point just above the mirror, है ना, मतलब कि इस लोकेशन पर, that is just above O. और सेकेंड पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर, है ना, जो नेक्स्ट मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम है वो कहां पर अकर करता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ओ पॉइंट पर है ना, ओ पॉइंट कहां पर है, इस ये जो स्क्रीन है ना और जो मिरर जहां पर मीट कर रहे हैं ठीक उसके पास का पॉइंट है। तो यहां पर की बात करें तो देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस किन दो लाइट्स का होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने वो दो लाइट्स दिखाने की कोशिश करी है जिनके इंटरफेरेंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ओ पॉइंट पर। एक वो जो डायरेक्टली ओ पर हिट कर रही है और एक वो रेड वाली लाइन जो जस्ट मिरर पर हिट कर रही है और फिर ओ पे पहुंच रही है।
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये दोनों क्या है, दोनों रास्ते इक्वल ही है ना। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है ना, रेड वाली रे मैंने बनाई है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, जब ये मिरर से टकरा रही है तो सडन फेज चेंज ऑफ पाई का आ रहा है। मतलब ऑप्टिकली है ना, ऑप्टिकली क्या हो जा रहा है, देयर इज अ फेज रिवर्सल है ना। ज्योमेट्रिकली तो हम लोग देख पा रहे हैं दोनों रास्ते बराबर है, लेकिन एक फर्क आ रहा है सडन बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओ पॉइंट पर इन दोनों रेज का क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों रेज निकली तो फेज में थी, और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पाथ की वजह से कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया, लेकिन एक सडन फेज डिफरेंस किस वजह से आ गया, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों वेव जो है वो आउट ऑफ फेज है, और इस वजह से यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा है ना। और ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ए पार्ट का जवाब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बच्चों इस वैरायटी के रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने फेज रिवर्सल क्यों देखा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, एक फेज रिवर्सल आएगा है ना। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही होती रे है ना, और वहां पर रिफ्लेक्शन होता तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी फेज रिवर्सल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमा अकर, है ना। तो लेट अस से कि ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और पहला मैक्सिमा आ रहा है, ओ पर तो मिनिमा आ रहा है, राइट। ओ पर हमें पता है कि मिनिमा आ रहा है। अब इससे ऊपर जाएंगे तो कोई तो लोकेशन आएगी ना जहां पर पहला मैक्सिमा आएगा। तो लेटर से यही वो पॉइंट है जहां पर पहला मैक्सिमा आ रहा है। अब चलिए सोचते हैं कि कैलकुलेशन फर्दर कैसे करें। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने ये मान लिया है ना, यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि एक एस डैश सोर्स जो है वो ठीक एस के नीचे है ना, एक ऐसी लोकेशन पर सच दैट कि जहां पर इस मिरर में सोर्स की इमेज बन रही होगी ना। मैंने कह दिया कि यहाँ पर लेटर से कि एक और सोर्स है एस डैश। अब तो ये सवाल वाईडीएससी जैसा हो गया है ना, कि यहाँ पर दो दो है ना, दो दो सोर्सेज है और इनके बीच में दूरी कितनी हो गई, बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई 2d है ना। तो इस बार जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है वो हम लोग कितना लिखेंगे, 2d लिखेंगे। अब देखिए पहले क्या होता था, ओ पॉइंट पर आता था मैक्सिमम, लेकिन है ना सेंट्रल मैक्सिमम आता था ना, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक सडन फेज चेंज ऑफ पाई आ गया ना। पहले इन दोनों वेव में जो है जो भी फेज चेंज आता था वो पाथ डिफरेंस की वजह से आता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सडन फेज चेंज भी आ रहा है ना बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो मैक्सिमम की कंडीशन है वो मिनिमम की हो गई और जो मिनिमम की कंडीशन है वो मैक्सिमम की हो गई। तो हम लोग सिंपली ये ढूंढ लें कि कितने ऊंचाई पर है ना, कितने हाइट पर जो है हमारे को पहले सिंपल वाईडीएससी के केस में क्या मिला करता था, मिनिमा मिला करता था। अगर वो हम लोग ढूंढ लेंगे तो हम लोग सिंपली बोल देंगे कि जहां पर पहले मिनिमा मिलता था ना, जहां पर पहले फर्स्ट मिनिमा मिलता था वहां पर अब हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट मिनिमा जो है वाईडीएससी में कहां पर मिलता था, वो मिलता था लैम्डा डी बाय है ना, लैम्डा डी बाय 2d पर है ना, लैम्डा डी अपॉन 2d पर मिलता था। तो यहां पर जो d का रोल है वो एक्चुअली कौन प्ले कर रहा है, ये 2d प्ले कर रहा है। तो हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि लैम्डा डी अपॉन 2 टाइम्स 2d है ना, ये वो लोकेशन है जहां पर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लैम्डा डी अपॉन 4d, ठीक है। चलिए बच्चों तो एक और बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं। सवाल है, कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द डिस्टेंस कैपिटल D इज लार्ज कंपेयर टू द सेपरेशन स्मॉल d बिटवीन द स्लिट्स। अब सवाल में 3 पार्ट है। पहले में पूछा गया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल d सो दैट देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट O। सेकेंड पार्ट में है सपोज स्मॉल d हैज दिस वैल्यू, फाइंड द डिस्टेंस x एट विच द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। और थर्ड पार्ट में है फाइंड द फ्रिंज विड्थ। तो देखिए यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दे रखा है ना। यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है कि ये जो दो स्लिट्स है ना, ये सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड है एज कंपेयर टू द सोर्स है ना। जो ओरिजिनल सोर्स है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों जो स्लिट्स है ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है ना, थोड़ा मॉडिफाइड हो गया ये सवाल। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे करें। तो देखिए बच्चों पहले पार्ट में जो हमसे बोला गया था ना कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ d सो दैट देयर इज अ डार्क फ्रिंज एट O, तो मैंने यहाँ पर दो अलग अलग वेव्स दिखा दी है ना, दो अलग अलग लाइट वेव्स दिखाए हैं जिनका इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा है ना। तो एक तो सीधी निकल गई
और एक जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जाकर के इधर मुड़ गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस स्लिट से तो डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है रेज। तो हम लोगों ने इस वेव को पकड़ा, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है ना, अलग अलग डायरेक्शन में वेव गई और हम लोगों ने इस वेव को पकड़ा और फिर अब हम लोग इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब बच्चों अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ओ पॉइंट पर क्या हो, ओ पॉइंट पर अगर यहाँ पर डार्क फ्रिंज बने, है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, राइट। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला रास्ता है वो ऑब्वियसली बड़ा है एज कंपेयर टू जो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन रास्ता है। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी चाहिए, तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है ना, वो एग्जैक्टली कितने का है, लैम्डा बाई 2 का है। क्योंकि 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे भी पाथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। लेकिन हमें डी की कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली कितने के बराबर आ जाए, लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले रास्ते को देखूं, तो ऊपर वाले रास्ते को देखूंगा तो मैं उसकी लेंथ कितनी कह सकता हूं, 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। अब जो नीचे वाला रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, वो है सिंपली 2d, है ना। तो मैं यहाँ से 2d घटा दूंगा, तो बड़ा वाला जो रास्ता है माइनस छोटा वाला रास्ता, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तभी तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो अब चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स स्मॉल डी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स, तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, है ना, लैम्डा बाई 4 प्लस डी, इसका भी होल स्क्वायर, सही है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस डी स्क्वायर, और इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 2 लैम्डा डी अपॉन 4, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो हमारे को स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए थी, तो स्मॉल डी, है ना, स्मॉल डी स्क्वायर बराबर कितना आ जा रहा है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन 4। तो देखिए बच्चों फर्दर इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, है ना, लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर है, लैम्डा स्क्वायर में से हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, है ना, लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2, है ना, फिर अंदर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 8 प्लस इधर कितना आ जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं कि ये आ जाएगा डी, है ना, सिंपली डी आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे को सवाल में दिया हुआ था कि जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा है कैपिटल डी के कंपैरिजन में, और स्मॉल डी जो है वो लैम्डा के कंपेरेबल है, तभी तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं कि डी जो है वो इट इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2। यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ लैम्डा डी अपॉन 2, है ना। तो यही वो कंडीशन है ना, स्मॉल डी की वैल्यू इतनी होगी तो हमें क्या मिलेगा, ओ पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमसे ये पूछा गया था, है ना, कि अगर हम लोग सपोज d हैज दिस वैल्यू देन फाइंड द डिस्टेंस x एट विच द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड, है ना। तो हम लोगों को ये देखना है कि ब्राइट फ्रिंज जो है ना, वो कहाँ पर फॉर्म होगा, है ना, किस पॉइंट P पर जो कि x डिस्टेंस दूर है इस O पॉइंट से, वहां पर क्या फॉर्म होगा, ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों मैं पिछले कंडीशन को आपको रिवाइज करा देता हूँ। वहां तक क्या था, अलग अलग पॉइंट्स का मैं नाम देता हूँ, जैसे इसे A, इसे B, इसे C, है ना, ऐसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि AB और AC ये तो अभी भी एज इट इज वही रहेंगे। तो AB और AC है ना, इसमें कोई भी चेंज फिलहाल नहीं आ सकता है। हाँ यही जरूर होगा कि जो BO है, अब ये BO के बदले ये क्या बन जाएगा, BP बन जाएगा, और CO के बदले अब वो क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अब क्या हो रहा है ना, अब ये हो रहा है कि BO जो है ना, जैसे जैसे हम लोग इसे ऊपर उठाते जा रहे हैं, BO जो है शुरुआत में क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, और CO जो है वो जैसे जैसे ऊपर उठाते जा रहे हैं O को, तो वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि CO जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो एक बहुत मजेदार केस यहाँ पर बनने वाला है, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो पाथ डिफरेंस है वो कितना एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2 के बराबर, और अब धीरे धीरे हम लोग देख पा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है
वो अब कम हो रही है और ये वाली लेंथ अब बढ़ रही है। तो चलिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको उस स्पेशल केस का। तो देखिए बच्चों, ये है वो मजेदार केस जब पी पॉइंट यहाँ पर आ जाए ना, और ये जो बीपी है वो बिल्कुल क्या हो जाए, पैरेलल टू सीओ हो जाए, है ना। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू बीपी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बीपी, और साथ ही साथ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए सी और बीपी पैरेलल हो गए। तो इस केस में हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी पी, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जो है ना, वो ए बी पी और ए सी पी में 0 का आ गया एग्जैक्टली, है ना। ओ पॉइंट पर जब हम लोग देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का था, अब पाथ डिफरेंस कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, और एक ऐसा पॉइंट आ गया सच दैट कि पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली क्या हो गया, 0 हो गया। और वो केस बिल्कुल इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जब बीपी जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए सीओ के। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब, है ना, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब x की वैल्यू हो जाएगी d के बराबर, है ना, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो जब x की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी तो उस लोकेशन पर हमें क्या मिलेगा, पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि फ्रिंज विड्थ निकालना है सी पार्ट में, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हमारे को फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए देखिए हम लोग इस बार डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंज एंड द अदर डार्क फ्रिंज, या फिर सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड द सेंटर ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज की या फिर कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पर डार्क फ्रिंज है, और पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज है। तो ये जो x आया अगर इसको डबल कर दे, मतलब 2x कर दे, तो वो हमारे को क्या दे देगा, वो हमारे को फ्रिंज विड्थ दे देगा। तो बीटा या फिर b की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 टाइम्स x के बराबर, मतलब 2 टाइम्स d। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो गई, 2d हो गई। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था YDSC के बारे में ना, जिसमें हम लोगों ने डबल स्लिट्स के केस में एक्सपेरिमेंट करा था। इस बार जो है डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ हो रहा है सिंगल स्लिट के थ्रू, ठीक है। मतलब हमारे पास एक इनकमिंग वेव है लाइट की, और उसको हम लोग पास करवा रहे हैं एक लॉन्ग स्लिट से, लेकिन सिर्फ एक ही स्लिट है इस बार, ठीक है। एंड दिस टाइम वी वांट टू लोकेट द मिनिमा, है ना। तो देखिए कहाँ पर हम लोग मिनिमा ढूंढने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि पाया ये गया कि जब इस तरीके से हम लोग इनकमिंग वेव भेज रहे थे ना, एक स्लिट से पास करवा रहे थे, तो देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये जो सेकंड डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये मैंने स्क्रीन को सामने से दिखाया है ना। ये जो है पहला डायग्राम जो है वो स्क्रीन का साइड व्यू है, और जो दूसरा डायग्राम है वो बेसिकली क्या है, फ्रंट व्यू है। तो हमें क्या दिखा कि एक बहुत ब्राइट यहाँ पर है ना, एक ब्राइट फ्रिंज तो दिखा, लेकिन उसके बाद छोटे 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 हमारे को और भी फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी कम है बाकी फ्रिंजेस की, लेकिन है फ्रिंजेस जरूर, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये फिनोमेना क्यों हुआ है, ये फिनोमेना डिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है, जिसको हम लोग और भी डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि बिल्कुल सेंटर पर हम लोग देख पा रहे हैं ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं ना, ब्राइटनेस धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो वही यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया ना कि ब्राइटनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फिर ब्राइटनेस धीरे धीरे क्या होती गई, ऊपर भी कम होती गई, नीचे भी कम होती गई। चलिए तो देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना। This diffraction pattern appeared on a viewing screen when light that had passed through a narrow horizontal slit reached the screen, है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ये जो हम लोगों ने देखा ना, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसकी बात कर रहे हैं ना। ये कब अपीयर हुआ, जब लाइट जो है वो पास करी किससे, नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट से, और पहुंची कहां पर, एक स्क्रीन तक। डिफ्रैक्शन कॉज द लाइट टू फ्लेयर आउट परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग साइड्स ऑफ द स्लिट। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो लाइट है ना वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है ना फैल गई है ना यहाँ से, वरना ये सीधी चली जाती। अगर पार्टिकल नेचर होता तब तो बिल्कुल सीधी चली जाती, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में भी क्या कर गई, फ्लेयर आउट कर गई, राइट। तो यही डिफ्रैक्शन फिनोमेना है ना जो इसके वेव नेचर की वजह से आ रहा है। डिफ्रैक्शन कॉज द लाइट टू फ्लेयर आउट परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग साइड्स ऑफ द स्लिट। दैट फ्लेयरिंग प्रोड्यूस्ड एन इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ a broad central maximum plus less intense and narrower secondary maxima, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में तो एक अच्छा खासा
है ना ब्रॉड रीजन है जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ब्राइटनेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अलावा और कहीं कुछ नहीं, उसके अलावा भी है ना, लेकिन थोड़े से कम नैरो है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्राइटनेस जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, राइट। तो वही चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है ना। प्लस लेस इंटेंस एंड नैरोअर सेकेंडरी मैक्सिमा विथ मिनिमा बिटवीन देम, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डार्क लाइंस भी हैं, इन्हीं को तो हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमा कहते हैं, है ना। तो अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लोकेट द फ्रिंजेस, और उसके लिए बच्चों वी शैल यूज अ प्रोसीजर somewhat similar to the one we used to locate the fringes in a two slit interference pattern, है ना, जैसे वहां पर किए थे ऑलमोस्ट वैसा ही काम यहां पर भी करेंगे ना। However, diffraction is more mathematically challenging and here we shall be able to find equations for only the dark fringes, है ना। जैसे वहां पर हम लोगों ने ब्राइट और डार्क दोनों के लिए इक्वेशंस निकाली थी, लेकिन इस बार किसके लिए निकाल पाएंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो डिफ्रैक्शन है ये मैथमेटिकली थोड़ा सा क्या है, टफ है हमारे लेवल पे, है ना। तो बिफोर वी डू दैट, हाउएवर, वी कैन जस्टिफाई द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सीन इन फिगर 36.1 by noting that the Huygens wavelets from all points in the slit travel about the same distance to reach the center of the pattern and thus are in phase there, है ना। हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट ये तो बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो P0 पॉइंट है ना, जहां पर हमारे को क्या मिला, बहुत जबरदस्त ब्राइटनेस मिली, है ना। इस जगह पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहां पर एक्चुअली ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइगन वेवलेट्स हैं, है ना, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इन द स्लिट, उनको ऑलमोस्ट क्या लगा, सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ा, है ना। तो जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ सारे के सारे वेव्स का। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो बाकी ब्राइट फ्रिंजेस है ना, वो कहां पर आएंगी, दे आर अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस, है ना। जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके ऑलमोस्ट बीच में जो है ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लाइट है वो आ रही है ना, इंसिडेंट वेव है इधर, और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्लिट है उसकी साइज क्या है, उसकी साइज है स्मॉल a, है ना। और यहाँ से जो लाइट पास कर रही है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ पर पहुंच रही है, इस स्क्रीन C पे पहुंच रही है ना। यहाँ पर B जो है ये स्लिट को डिनोट कर रहा है, और स्लिट से आगे डिफ्रैक्ट होकर के लाइट कहाँ पहुंच रही है, इस स्क्रीन C पे, जो कि कितनी दूरी पर है, कैपिटल D दूरी पर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फर्स्ट लुक फॉर दिस पॉइंट P1, है ना, जहां पर क्या होगा, टोटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे उस पॉइंट को हासिल किया जा सकता है। तो तरीका क्या है, देखिए, टू फाइंड द डार्क फ्रिंजेस वी शैल यूज अ क्लेवर एंड सिंप्लीफाइंग स्ट्रैटेजी that involves pairing up all the rays coming through the slit and then finding what conditions cause the wavelets of the rays in each pair to cancel each other। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करने वाले हैं ना। हम लोग ये कहने वाले हैं कि जैसे कि इस स्लिट पे है ना, इस स्लिट पे जो यहाँ पर वेव फ्रंट पहुंच रहा है, उस वेव फ्रंट के पास क्या है, वो एक्चुअली बिहेव कर रहा है बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस की तरफ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर वाइज पॉइंट सोर्सेस को लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वी वुड लाइक कि हर पेयर एक दूसरे को क्या करे, P1 पॉइंट पर कैंसिल आउट करे। तो चलिए सोचते हैं क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देखिए बच्चों, वी अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी इन फिगर 36.4 टू लोकेट द फर्स्ट डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P1, है ना, जैसा अभी हम लोगों ने P1 पॉइंट पे डिस्कस करा था। फर्स्ट वी मेंटली डिवाइड द स्लिट इनटू 2 जोन्स, है ना। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने स्लिट को क्या करा, सचमुच में डिवाइड नहीं करा, मेंटली डिवाइड करा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो A विड्थ की स्लिट है ये एक्चुअली 2 जोन में डिवाइडेड है, और दोनों जोन की क्या विड्थ है, A/2 और A/2, ठीक है। 2 zones of equal widths A/2. Then we extend to P1 a light ray R1 from the top of the top zone and a light ray R2 from the top point of the bottom zone, ठीक है। We want the wavelets along these 2 rays to cancel each other when they arrive at P1, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो 2 रेज यहाँ पर बनाई गई है ना, एक कहाँ पर है, टॉप ऑफ द, हम लोग देख पा रहे हैं कहाँ पर है, टॉप ऑफ द फर्स्ट जोन, है ना। एक R1 जो है वो देखिए यहाँ पर, R1 कहाँ पर था, फ्रॉम द टॉप पॉइंट ऑफ द टॉप जोन, एंड अ लाइट रे R2 फ्रॉम द
टॉप पॉइंट ऑफ द बॉटम जोन है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बॉटम जोन है उसके टॉप से भी एक रे भेजी गई यहाँ पर R2 है ना। हम लोग क्या चाहते हैं बच्चों कि ये जो R1 है और ये जो R2 रे है, इन दोनों का इस P1 पॉइंट पर क्या हो, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, यही हम लोग चाहते हैं। वी वॉन्ट द वेवलेट्स अलॉन्ग दीज टू रेज टू कैंसिल ईच अदर व्हेन दे अराइव एट P1, देन एनी सिमिलर पेयरिंग ऑफ रेज फ्रॉम द टू जोन्स विल गिव कैंसिलेशन। तो ये बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट से निकलने वाली जो रेज है जो P1 पे पहुंच रही है, अगर इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हम लोग गारंटी लेकर के बोल सकते हैं कि इस तरीके के न जाने इनफाइनाइट पेयर्स हमारे को मिलेंगे जो कि क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने दो पॉइंट कैसे चुने, दो ऐसे पॉइंट चुने हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, a/2 है। अगर इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पहले जोन में कोई एक लेटर से पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और दूसरे जोन में भी एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लिए सच दैट कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगेन लेटर से कि a/2 है ना। तो हम लोग फिर से क्या देख पाएंगे कि P1 पॉइंट पर इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ये जो डायग्राम है ना, अभी देखिएगा, ये जो डायग्राम है आप इसे देखिए, है ना, ये कोई भी ऐसे दो पॉइंट के लिए है जिनके बीच की दूरी कितनी है, a/2। हम लोग स्क्रीन को क्या लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है R1 और R2 ये दोनों ऑलमोस्ट कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, a/2 साइन थीटा का आ रहा है ना। और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, राइट। तो इस डायग्राम के हिसाब से थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, जो कि ये वाला एंगल भी बन जाएगा। तो a/2 साइन थीटा क्या आ रहा है, a/2 साइन थीटा जो है वो पाथ डिफरेंस आ रहा है, और वो तो हर ऐसे पेयर के लिए आएगा ना बच्चों, जो कि क्या है a/2 डिस्टेंस दूर है। और ऐसे तो हमारे को इन्फिनाइट पेयर्स मिल सकते हैं ना, जिनके बीच में क्या हो, a/2 का गैप हो। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा है, अ सेंट्रल एक्सिस इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट टू स्क्रीन C एंड P1 इज लोकेटेड एट एन एंगल थीटा टू द एक्सिस, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थीटा क्या है, बेसिकली ये जो सेंट्रल एक्सिस है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है उससे ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है ना, जो सेंटर से बिल्कुल P1 को लाइन कनेक्ट कर रहा है, राइट। व्हेन व्यूइंग स्क्रीन C, है ना, जब ये जो स्क्रीन C है इज नियर स्क्रीन B, है ना, एज इन फिगर 36.4, जो ऊपर हम लोगों ने डायग्राम देखा है उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो लेकिन उस केस के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन C इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब मैथमेटिकली, है ना। तो उस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम लोग क्या मेक श्योर करेंगे कि जो स्क्रीन है ना बच्चों वो बहुत ज्यादा दूर है ना। तो वही इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया था कि R1 और R2 ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, राइट। So however we can simplify the mathematics considerably if we arrange for the screen separation D to be much larger than the slit width small a, है ना। Then जैसा कि हम लोग ये नीचे वाले फिगर में देख पा रहे हैं ना, यही 36.5 फिगर है, we can approximate rays R1 and R2 as being parallel at an angle theta to the central axis। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों वी कैन ऑल्सो अप्रोक्सीमेट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट बी, है ना, द टॉप पॉइंट ऑफ द स्लिट एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्लिट एज बीइंग अ राइट ट्राइंगल, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल हमने बनाया ना, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है ना, क्योंकि ये दोनों रेज ऑलमोस्ट कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, है ना। तो इसी वजह से देखिए हम लोगों ने क्या कहा कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल एंड वन ऑफ द एंगल्स इनसाइड दैट ट्राइंगल एज बीइंग थीटा, ना, ये एंगल को हम लोगों ने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। द पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन रेज R1 एंड R2, है ना, विच इज स्टिल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट टू द पॉइंट B इज देन इक्वल टू a/2 साइन थीटा, है ना। ये जो डिस्टेंस है ग्रीन वाली, है ना, ये कितने के बराबर हो गई, ये एक्चुअली बराबर हो गई a/2 साइन थीटा के, है ना। इसके अलावा बच्चों वी कैन रिपीट दिस एनालिसिस फॉर any other pair of rays originating at corresponding points in the two zones, है ना, say at the midpoints of the zones and extending to point P1। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे पता नहीं कितने, है ना, infinite number of pairs हम लोग select कर लेते हैं, है ना। Each such pair of rays has the same path length
डिफरेंस जो कि कितना आएगा a/2 sin थीटा आएगा। सेटिंग दिस कॉमन पाथ लेंथ डिफरेंस इक्वल टू λ/2 है ना। अगर हम लोगों ने क्या करा, अगर हम लोगों ने इस a/2 sin थीटा को कितने के बराबर कह दिया, अगर लेटर से कि ये λ/2 के बराबर आ जाए है ना, जो कि किस कंडीशन के लिए आ जाएगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए ना। तो उस केस में हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा a/2 sin थीटा बराबर λ/2, जिस वजह से क्या आ जाएगा a sin थीटा बराबर लैम्डा है ना। तो ये हमें क्या देगा, फर्स्ट मैक्सिमम देगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि λ/2 है ना, हम लोग जानते हैं कि λ/2 होता, या फिर इसके अलावा है ना हम लोग समझ रहे हैं कि 3 λ/2 होता, 5 λ/2 होता। उस केस में भी हमें क्या मिलता, हमें डार्क फ्रिंज मिलता, लेकिन हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा, इसे λ/2 कर दिया। ठीक है, तो λ/2 करने का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा। इससे कम तो पाथ डिफरेंस में नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो a/2 sin थीटा को λ/2 करने पर हमें क्या मिल गया, फर्स्ट मिनिमम मिल गया। और कंडीशन क्या आ गई बच्चों, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ गया है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम की कंडीशन निकाली, और वो भी कौन सी, फर्स्ट मिनिमम की। और यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, गिवन स्लिट विड्थ स्मॉल a और वेवलेंथ लैम्डा। ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, दिस टेल्स अस द एंगल थीटा ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज अबव, और सिमिलर तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बिलो द सेंट्रल एक्सिस है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि बच्चों जो शुरुआत में देखिए हमें जो डायग्राम मिला था ना, मैं भी आपको वहां ले चलता हूँ, और ऊपर इधर देखिए है ना, ये जो डायग्राम हमारे को मिला था, तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर बेसिकली है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर ऊपर जाए, यहाँ पर जाए, और नीचे यहाँ पर आए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ और यहाँ सिमेट्रिकली हमारे को कौन से दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां पर हमारे को क्या मिलेगा, पहला मिनिमा मिलेगा ना, ये देखिए है ना, ये देखिए मिनिमा, और ऐसा ही ये भी देखिए मिनिमा। और इन दोनों मिनिमा के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, बहुत जबरदस्त ब्राइटनेस है ना। मेजॉरिटी ऑफ द ब्राइटनेस जो है वो कहां पर है, इन्हीं दोनों मिनिमा के बीच में है, राइट। तो बच्चों जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, इसको चलिए एनालाइज करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि note that if we begin with a greater than lambda and then narrow the slit while holding the wavelength constant, हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, स्मॉल a को सबसे पहले क्या बोल दिया, greater than lambda है ना, and then narrow the slit while holding the wavelength constant। अब हम लोग a को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, lambda मेंटेन कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, we increase the angle at which the first dark fringe appear है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बच्चों कितने के बराबर आ गया, देखिए साइन थीटा आ गया हमारे पास λ/a। अब लैम्डा अगर कांस्टेंट है और स्मॉल ए को आप क्या करते जा रहे हैं बच्चों, स्मॉल ए को देखिए आप करते जा रहे हैं और कम है ना। लेकिन लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो ए के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है ना, अभी भी छोटा है, लेकिन ए को फर्दर हम लोग और छोटा कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थीटा जो है ना, थीटा पे क्या असर पड़ेगा। तो वो समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि अगर स्मॉल ए जो है वो कम हो रहा है, तो ओवरऑल ये जो टर्म है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो साइन थीटा भी इसका मतलब क्या होता जा रहा है, और भी ज्यादा होता जा रहा है। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर लिखा है कि वी इंक्रीज द एंगल एट विच द फर्स्ट डार्क फ्रिंज अपीयर है ना। एंगल और बड़ा होता जा रहा है, जिस एंगल पर हमारे को क्या मिलेगा, पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा ना। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द डिफ्रैक्शन है ना, that is the extent of the diffraction, मतलब the extent of the flaring and the width of the pattern is greater for a narrower slit है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि डार्क फ्रिंज अगर और ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वेव है वो बहुत ज्यादा फैली है ना। when we have reduced the slit width to the wavelength that is a is equal to lambda, अगर a इक्वल टू लैम्डा हो जाए, सबसे पहले ए हम लोगों ने ग्रेटर देन लैम्डा लिया, फिर ए को कम करते जा रहे हैं, और एक ऐसा टाइम आया जब ए जो है एग्जैक्टली क्या हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, द एंगल ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि हमारे को 90 डिग्री मिलने का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल इन्फिनिटली ऊपर हमारे को क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है। तो सिंस the dark fringe is mark the two edges of the central bright fringe है ना, ये जो central bright fringe है वो दोनों dark fringes के बीच में ही आता है। that bright fringe must then cover the entire viewing screen, क्योंकि infinitely ऊपर और infinitely नीचे अगर हमारे को dark fringe मिल रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे स्क्रीन में क्या है,
पूरे के पूरे स्क्रीन में एक तरीके से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही है ना। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेकंड मिनिमम की, ठीक है ना। वी फाइंड द सेकंड डार्क फ्रिंजेस अबव एंड बिलो द central axis as we found the first dark fringes, except that we now divide the slit into 4 zones of equal widths a by 4, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं ना। इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्लिट है ना जिसकी विड्थ a है उसको हम लोग मेंटली डिवाइड कर देंगे कितने पोर्शंस में, 4 अलग अलग पोर्शंस में, है ना। और अब देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। We then extend rays R1, R2, R3 and R4 from the top points of the zones to P2, है ना। ये जो P2 पॉइंट है यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं। The locations of the second dark fringe above the central axis, है ना। यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि P2 कौन सा पॉइंट है, ये जो P2 है ये एक्चुअली वो लोकेशन है जहां पर हमारे को सेकंड डार्क फ्रिंज मिल रहा है ना, अबव द सेंट्रल एक्सिस। ऐसा ही एक सिमेट्रिक पॉइंट नीचे भी होगा, है ना, तो वो तो हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो to produce that fringe, the path length difference between R1 and R2, that between R2 and R3, and that between R3 and R4 must all be equal to lambda by 2, है ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं इस बार कि हम लोगों ने 4 अलग अलग जोन में जैसे डिवाइड कर दिया ना स्लिट को, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो जैसे R1 और R2 इन दोनों के बीच में भी क्या हो, पाथ डिफरेंस जो है वो कितने का हो जाए, लैम्डा बाई 2 का। R2 और R3 इनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितने का हो जाए, लैम्डा बाई 2 का। R3 और R4 इनके बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितने का हो जाए, लैम्डा बाई 2 का। ताकि हम लोग यहाँ पर देखें कि सब एक दूसरे को क्या कर दें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दें, है ना। तो अगेन देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये assumption लें कि कैपिटल डी जो है वो मच मच ग्रेटर देन ए है ना, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट दीज 4 रेज एज बीइंग पैरेलल, है ना। जैसे कि ये जो राइट वाला आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चारों रेज जो है वो कैसी हैं, पैरेलल है ना। हम लोगों ने 4 रेज निकाली है सच दैट कि किन किन पॉइंट से हमने निकाली, एक जैसे कि जो सबसे ऊपर वाली है ना a/4 की स्लिट हम लोग देख पा रहे हैं, मेंटली जो a/4 की स्लिट है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लिया हमने, फिर नीचे वाले जोन के ऊपर वाले पॉइंट को ले लिया, फिर तीसरे वाले जोन के भी ऊपर वाले पॉइंट को और चौथे वाले जोन के भी टॉप मोस्ट पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही हम लोग और भी, है ना, और भी पॉइंट्स लेंगे ना जिनके बीच में दूरी एग्जैक्टली कितनी रहे, a/4 रहे। और हम लोग समझ सकते हैं ऐसे तो हमारे को इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फॉर d मच मच ग्रेटर देन a we can approximate these 4 rays as being parallel at angle theta to the central axis. To display their path differences, we extend a perpendicular line through each adjacent pair of rays as shown in the other figure, है ना। तो वही चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को डायग्राम में गिवन है कि जैसे R1 और R2 को देखें ना, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, a/4 sin थीटा का आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग अगर बॉटम ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस जो R3 और R4 के बीच में आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है, a/4 sin थीटा का आ रहा है ना। तो वही देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है। We see from the top triangle that the path length difference between R1 and R2 is a/4 sin theta, और सिमिलरली बॉटम ट्राइंगल में भी हम लोगों ने जैसा देखा कि पाथ डिफरेंस बिटवीन R3 and R4 is also a/4 sin theta, है ना। In fact, the path length difference for any two rays that originate at corresponding points in two adjacent zones is a/4 sin theta, है ना। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पेयर हमारे को मिल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, ऐसे बहुत सारे पेयर्स मिल सकते हैं। हम लोगों को बस क्या करना है, वी नीड टू फाइंड 2 रेज दैट ओरिजिनेट एट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन 2 एडजेसेंट जोन्स, है ना। तो 2 एडजेसेंट जोन्स में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 पॉइंट्स लेंगे जिनके बीच की दूरी कितनी है, a/4, जिस वजह से क्या हो जाएगा, a/4 sin थीटा उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा ना। सिंस इन ईच सच केस द पाथ लेंथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2, है ना। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है, तो इनके बीच का पाथ लेंथ डिफरेंस हम लोग कितना फिर से कह देंगे, λ/2 के बराबर, है ना। तो अगर मान लीजिए a/4 sin थीटा जो है ना, जिस पर्टिकुलर थीटा के लिए क्या आ जाए, λ/2 आ जाए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उस केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड मिनिमम बनेगा, राइट। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ गई, a sin थीटा इज इक्वल टू 2 λ, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बच्चों, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले a sin थीटा इज इक्वल टू 1 λ आ रहा था, तो वहां पर फर्स्ट मिनिमम आया। अब जहां पर a sin थीटा बराबर 2 λ आ रहा है, वहां पर सेकेंड मिनिमम आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग बाकी मिनिमम के बारे में भी सोच सकते हैं।
We could now continue to locate dark fringes in the diffraction pattern by splitting up the slit into more zones of equal width, है ना. We would always choose an even number of zones, जैसे पहले हम लोगों ने 2 में डिवाइड करा, फिर 4 में, फिर 6 में एंड सो ऑन, है ना. So that the zones and their waves could be paired, है ना. पेयरिंग करानी है तो इसीलिए इवन की जरूरत है. And as we have been doing, we would find that the dark fringes above and below the central axis can be located with the जनरल इक्वेशन, है ना. अब एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं जो कि क्या हो जाएगी बच्चों, a sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. हमने 1 का एक्सप्लेनेशन देखा, 2 का एक्सप्लेनेशन देखा, और अब आगे के बारे में खुद से सोच सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे. इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, डार्क फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड वेयर द पाथ लेंथ डिफरेंसेस a sin थीटा between the top and bottom rays are equal to lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, है ना. तो ये जो रिजल्ट है इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है, और वो तरीका क्या है कि हम लोग अगर पूरे के पूरे बड़े से स्क्रीन को ही देख लेना, मतलब पूरे के पूरे इस स्लिट को देख लेना, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट रे है ना, और जो बॉटम मोस्ट रे है, इन दोनों के बीच में ऑब्वियस है कि पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, a sin थीटा का आएगा, राइट. तो a sin थीटा की वैल्यू जो है ना, a sin थीटा की वैल्यू जो है, जब लैम्डा आए, 2 लैम्डा आए, 3 लैम्डा आए, उन सारे केसेस में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिनिमा मिल रहा है ना. वहां पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ठीक है ना. तो बच्चों ये हम लोगों ने बात कर ली किसके बारे में, मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब कि डार्क फ्रिंजेस के बारे में, ना. अब अगर छोटी सी बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स के लिए, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि द पॉइंट्स ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी लाई नियरली मिडवे बिटवीन द सक्सेसिव मिनिमा, ठीक है ना. अब ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड हो जाती है ना, तो इसीलिए अ डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस जो हमें बताती है वो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे. वो क्या बताती है कि द एम्पलीट्यूड ई नॉट डैश ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट पी इज, ये रही है ना, ई नॉट डैश इज इक्वल टू ई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा. यहाँ पर बीटा क्या है, 1/2 ओमेगा बी साइन थीटा अपॉन बी, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा के. जहां पर ई नॉट क्या है, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट पी नॉट, जो कि थीटा बराबर 0 को करस्पॉन्ड करता है ना, सेंट्रल लाइन को जो करस्पॉन्ड करता है, ठीक है. अब हमने क्या देखा कि द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना, ये तो हमें पता है. तो इफ आई नॉट रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी एट पी नॉट, इट्स वैल्यू एट पी इज, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कैसा आ रहा है, ई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा, तो इंटेंसिटी कैसा आ जाएगा, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, राइट. तो वही देखिए यहाँ पर इसी का ग्राफ देखिए यहाँ पर बनाया गया ना. वी ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा, है ना. इंटेंसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ बच्चों साइन थीटा बनाई गई है. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर स्लिट विड्थ को, है ना, अगर मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड लाइट कहां पर लाई कर रही है, बिटवीन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई बी से प्लस लैम्डा बाई बी के बीच में. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम है ना ब्राइट एरिया है वो कहां पर लाई कर रहा है, अगर साइन थीटा बराबर माइनस लैम्डा बाई बी से साइन थीटा बराबर प्लस लैम्डा बाई बी के बीच का देखे, तो वो रीजन जो है सबसे ज्यादा इल्यूमिनेटेड है ना. उसके बाद फिर से पीक आ रहे हैं, लेकिन वो पीक जो है उनकी इंटेंसिटी काफी कम है ना. जैसे अगर आई नॉट हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, अगर वो आई नॉट है, तो बाकी जो पीक है वो उनकी इंटेंसिटी पाया गया है कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. जैसे अगली इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 है ना मैक्सिमम की बात करें तो, और उसके बाद वाली कितनी है, आई नॉट बाई 62.5 एंड सो ऑन, ठीक है ना. तो चलिए बच्चों कोशिश करते हैं इस चीज को जस्टिफाई करने की कि क्यों इंटेंसिटी है ना जो मैक्सिमा की है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग वीकर एंड वीकर विथ इंक्रीजिंग एन. यहाँ पर एन क्या है, जैसे थीटा बराबर हमें पता है कि एन प्लस हाफ लैम्डा बाय, है ना. इन एंगल्स पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, राइट. तो क्यों इन एंगल्स पर जो है ना, जो मैक्सिमम मिल रहा है वो धीरे धीरे एन के बढ़ते बढ़ते क्या होता जा रहा है, वो इंटेंसिटी वाइज वीकर होता जा रहा है. तो उसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं बच्चों हम लोग. यहाँ पर देखिए थीटा क्यों बोल दिया गया है, बेसिकली हम लोग साइन थीटा कहते थे इसे, लेकिन स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा. तो इसीलिए यहाँ पर अगर मैं थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a का एग्जाम्पल लूँ, मतलब ये कौन सा एंगल है, ये हमें बता रहा है फर्स्ट मैक्सिमा की लोकेशन, है ना. सेंट्रल मैक्सिमम के अलावा जो अगला जो मैक्सिमा आता है ना, उसकी लोकेशन ये हमें बता रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पर आती है, लैम्डा बाय ए पर,
और इसके अलावा जो सेकंड डार्क फ्रिंज आती है वो कहाँ पर आती है, वो आती है 2 लैम्डा बाई पर। तो उनके बीचों बीच हम लोग मान सकते हैं ना कि जो हमारा अगला मैक्सिमा होगा वो वहीं पर आएगा। तो थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 एक कौन सा एंगल है, विच इज मिडवे बिटवीन टू ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, राइट। तो अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों एनालाइज करने के लिए कि लेट अस डिवाइड द स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। इफ वी टेक द फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट, अब आप देखिए बच्चों कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्लिट को, है ना, कितने पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रहा हूं ना मेंटली, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर इफ आई टेक द फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट, है ना, जैसे कि ये a/3, ये a/3, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 2/3 है ना, फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट हो जाएगा। अब हम लोग पाथ डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस देखना है तो वो तो यही हो जाएगा, है ना। ये एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a/3 इंटू साइन थीटा, या फिर हम लोग सिंपली थीटा कह सकते हैं। तो 2a/3 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी भरनी है, 3 लैम्डा बाई 2 है। तो यहां से देखिए पाथ डिफरेंस कितने का आ जा रहा है, लैम्डा का आ रहा है ना। ये कैसे पॉइंट्स के लिए आ रहा है, अगर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ऐसे लें, है ना, सच दैट कि उनके बीच में दूरी कितनी हो जाए, 2a/3 की। तो इस पर्टिकुलर थीटा के केस में क्या हो जा रहा है, अगर हम लोग पहले 2/3 ऑफ द स्लिट की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का आ रहा है, लैम्डा का आ रहा है। तो इससे बच्चों एक बहुत मजेदार चीज हमारे को समझ में आ रही है कि अगर अगर मैं क्या करूं, यहां पर कोई भी 2 पॉइंट लूं, जैसे एक पॉइंट लाई करे पहले 1/3 में और एक पॉइंट लाई करे दूसरे 1/3 में, ठीक है, सच दैट कि उन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो, a/3 की हो। ऐसे तो पॉसिबल है ना 2 पॉइंट सेलेक्ट करना, एक पहले जोन में एक दूसरे जोन में, है ना, सच दैट कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी a/3 की आए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर 2a/3 डिस्टेंस ले रहे थे तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा का आ रहा था। अब अगर a/3 का लेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितने का आएगा, लैम्डा बाई 2 का आएगा, राइट। तो हम लोग वही देख रहे हैं बच्चों कि द फर्स्ट 2/3 ऑफ द स्लिट कैन देयरफॉर बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स व्हिच हैव अ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस। तो अगर उन दोनों पॉइंट के वजह से, है ना, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ रहा है तो क्या होगा, द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दीज 2 हाफ्स कैंसिल इन द सेम मैनर एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बच जाएगा, सिर्फ 1/3 बच जाएगा ना। ओनली द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द स्लिट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बिटवीन द 2 मिनिमा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1/3 की वजह से ही वहां पर क्या आ रहा है, वहां पर जो भी ब्राइटनेस आ रही है वो 1/3 की वजह से आ रही है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस वजह से जो है पहला मैक्सिमा जो है वो कम ब्राइट है एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, क्योंकि देखिए लिखा है क्लियरली दिस विल बी much weaker than the central maximum where the entire slits contributes in phase, है ना। So one can similarly show that there are maxima at n plus half lambda by, और n की वैल्यू हम लोग 2 और 3 भी भर सकते हैं ना, 2, 3 एटसेट्रा। और धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे, वो वीकर होते जाएंगे, क्योंकि अभी 1/3 की मदद से इंटेंसिटी आ रही है, फिर 1/5 की मदद से आएगी, फिर 1/7 की वजह से आएगी, तो इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। These become weaker with increasing n since only 1/5, 1/7 etc. of the slit contributes in these cases, है ना। तो हम लोगों ने इसका फोटोग्राफ देखा, द फोटोग्राफ एंड इंटेंसिटी पैटर्न corresponding to it is shown in the figure। और बच्चों उसी फोटोग्राफ में हम लोग देख पा रहे थे कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम पर I0 है, फिर I0 by 22 हो गई, फिर I0 अपॉन 62.5 हो गई, और उसके बाद तो और भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो वही देखिए बच्चों यहाँ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द डिफ्रैक्टेड लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी एंड प्लस लैम्डा बाई बी। द इंटेंसिटी एट द फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर द सेंट्रल वन इज ओनली 1/22 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। जैसा हम लोगों ने देखा था ना कि I0/22 हो जा रहा है। दिस डाइवर्जेंस इन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ स्मॉल बी ऑफ द स्लिट, है ना, कि कितना ज्यादा डाइवर्ज हो रहा है ना, जो डाइवर्जेंस है थीटा में वो क्या है, बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ये जो स्लिट है ये जितनी छोटी होगी उतना बेटर क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, है ना, उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा। स्लिट अगर बड़ी होगी तो उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इफ द स्लिट विड्थ बी इज डिक्रीज, है ना, अगर आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि अगर स्लिट विड्थ को हम लोग और छोटा कर दें तो ऑब्वियस है ना कि डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना, डाइवर्जेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा।
एंड द लाइट इज डिफ्रैक्टेड इन अ वाइडर कोन। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग देखें कि ऑन द अदर हैंड इफ द स्लिट विड्थ इज लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ, है ना, मतलब लैम्डा बाई बी कैसा हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए, एंड द लाइट कंटिन्यूज अनडिफ्रैक्टेड इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल टू जीरो, है ना, उस केस में हमारे को लाइट का वेव नेचर कुछ खास नहीं दिखेगा। वो तो ऐसा लगेगा कि लाइट जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में चली गई, जैसा हम लोगों ने देखा भी था ना शुरुआती क्लासेस में एग्जाम्पल, कि जितना ज्यादा स्लिट विड्थ हम लोग बढ़ाते जाएंगे, है ना, उतना कम क्या होगा, उतना कम डिफ्रैक्शन होगा, राइट। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर ऑब्जर्वेबल only when the obstacle or the opening has dimensions comparable to the wavelength of the wave। तो बच्चों इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, मैंने यहाँ पर सिंगल स्लिट यूज करा है ना। अब मैं यहाँ पर प्लेन वेव्स भेजूंगा और मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर, है ना, ये जो स्लिट का साइज है वो जितना छोटा होगा उतना बढ़िया से यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। और स्लिट का साइज छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी भी वेवलेंथ क्या है, बहुत ही छोटी है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं शुरुआत में, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, अभी आप देखिए कि स्लिट विड्थ को मैंने कैसा कर रखा है, मैक्सिमम कर रखा है ना। तो अभी ये मैक्सिमम है। अब देखते हैं कि लाइट भेजने पर क्या होता है ना। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लाइट जो है अब यहाँ से स्लिट से गुजर रही है। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत जबरदस्त बेंडिंग नहीं हो रही है ना। लेकिन वही अब मैं आपको दिखाऊंगा स्लिट विड्थ को और कम करके। अभी देखते हैं, ये देखिए अब मैं स्लिट विड्थ को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ना। ये देखिए अब मैंने बहुत ही छोटा कर दिया। अब आपको एक सिग्निफिकेंट फर्क यहाँ पर दिखने वाला है। देखिए क्या होता है, ये अब लाइट वेव पहुंच रही है। अब देखिएगा, अब आप देखिए कि वेव किस तरीके से ना फैल रही है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। पहले ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो सीधी जा रही है, लेकिन अब आपको लेफ्ट और राइट में बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैं आपको फिर से कंपेयर करके दिखा देता हूँ पुराने वाले केस से, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए ना। तो ये देखिए मैं स्लिट विड्थ को फिर से क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कर दे रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है ना। तो यहाँ पर जितना बढ़िया डिफ्रैक्शन पिछले केस में हो रहा था, उतना बढ़िया की उम्मीद इस बार तो नहीं है। तो देखिए ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है सीधी जा रही है। हाँ थोड़ा बहुत बेंडिंग तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्लिट है उसका साइज जितना कंपेरेबल होगा, है ना, जैसे कि स्लिट के साइज को अब मैं धीरे धीरे क्या करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा है। तो जैसे जैसे छोटा कर दूंगा उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद जो इसका डिफ्रैक्शन है ना, वो और बेटर होने लगता है ना। तो यही चीज हम लोग अपने केस में भी अभी देख पा रहे थे, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम लोग इसके ऊपर एक सवाल भी देख लेते हैं। सवाल है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर passes through a long slit of width 0.2 mm. Find the angular divergence in which most of the light is diffracted. तो बच्चों हमें पता है कि most of the light is diffracted between the two first order minima, है ना, एक ऊपर मिनिमा और एक नीचे मिनिमा, और उसके बीच में ही जो है जो मोस्ट ऑफ द लाइट है वो डिफ्रैक्ट होती है। तो उन केसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन, है ना। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है और ए क्या है, ये जो विड्थ है स्लिट की, राइट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डेटा भर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 450 इंटू 10 टू द पावर -9, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ए से, जो कि कितना है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से देखिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2.25 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। और हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू तो बहुत छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो थीटा है ना, साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं इस केस में। तो वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन के बराबर, है ना। तो अब देखिए हमसे पूछा गया था एंगुलर डाइवर्जेंस, है ना, यही हमसे पूछा गया था कि ओवरऑल कितने एंगल में ये जो लाइट है वो मेजॉरिटी में डिफ्रैक्ट हो रही है। तो देखिए बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और इसी तरीके से नीचे भी हमें उतना ही एंगल जाना है, थीटा। तो ओवरऑल एंगल जो है ना वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 थीटा, राइट। तो इसी वजह से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जो हमारा एंगल आया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2 थीटा लिख देते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन, है ना। इतने एंगल में जो है मेजॉरिटी ऑफ द लाइट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है,
two slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What should the width of each slit be to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maximum of the single slit pattern? तो बच्चों इस सवाल में हमें ये देखना है कि 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न जो है ना, वो जितने लोकेशन में आ रहे हैं उतने लोकेशन में क्या आए, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न आ जाए. तो हम लोग यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन ए. और साथ ही साथ बच्चों ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट जो है ये हो जानी चाहिए 5 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल है ना 5 मैक्सिमा ऊपर आ जाएंगे, 5 मैक्सिमा नीचे आ जाएंगे. और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, लैम्डा डी बाई डी. तो इसी वजह से ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 5 लैम्डा डी बाई डी. और हम लोग साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल पैटर्न भी इतने में एकोमोडेट हो जाए. तो ये एंगल जो है वो कितना होता है, लैम्डा बाई होता है. तो अगर मैं देखूं तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये तो डी होती है ना, कैपिटल डी होती है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन थीटा टैन थीटा सब तो बराबर हो जाएंगे, थीटा तो स्मॉल होता है. तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो टैन थीटा है वो कितना हो जाएगा, टैन थीटा विल बी इक्वल टू ए दिस थीटा ओनली, जो कि हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 5 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. तो देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से लैम्डा भी कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास जो है स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आ जा रही है डी अपॉन 5, है ना. और हमारे को सवाल में आप देख सकते हैं कि जो हमारे को निकालना क्या था, हमारे को निकालना था ए निकालना था, है ना. हमारे को निकालना था विड्थ ऑफ ईच स्लिट. तो ए की वैल्यू डी अपॉन 5 आ जाएगी. अब डी जो है वो हमारे को दे रखा था 1 मिलीमीटर, राइट. तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर. तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो 4th लेक्चर है ना, वो खत्म होता है. एंड आई होप कि आपको इस लेक्चर की सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी. इन केस बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.